अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू मैथमेटिक्स वीडियोस। रियल एनालिसिस का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 6 है ये, और इस लेक्चर में हम नया टॉपिक करेंगे, ऑर्डर्ड सेट्स एंड फील्ड्स। ये टॉपिक और इससे आगे वाले टॉपिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में मौजूद हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज की हाईलाइट्स मुलाहिजा कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर ऑन अ सेट को डिफ़ाइन करेंगे और इसकी 4 एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे, जिनमें से एक एग्जांपल आपका होमवर्क है। इसके बाद हम फील्ड एक्सियम्स करेंगे। हम सीखेंगे कि एक फील्ड एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन होता है, और इसके अलावा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। और फिर इसके बाद हम ऑर्डर्ड फील्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स भी डिस्कस करेंगे। हाइलाइट्स आपने मुलाहिजा कर लिए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर्ड सेट्स को डिफ़ाइन करने से पहले हम ऑर्डर ऑन अ सेट को डिफ़ाइन करेंगे। जब हम किसी सेट के ऊपर एक ऑर्डर डिफ़ाइन करते हैं तो इसका मतलब है कि उस सेट के एलिमेंट्स को कंपेयर किया जा सकता है, यानी कि उसके एलिमेंट्स के दरमियान कोई ना कोई कंपैरिजन मौजूद है। ऑर्डर ऑफ अ सेट को डिफाइन किस तरह से किया जाएगा? हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑन अ सेट एक बाइनरी रिलेशन है जो 2 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। पहली प्रॉपर्टी है ट्राइकोटमी लॉ और दूसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिविटी। ये दोनों प्रॉपर्टीज आपने छोटी क्लासेस में सीखी हुई हैं। अब मैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन यहाँ पर लिखूंगा, जो कि आपने एग्जामिनेशन या अपने नोट्स में लिखनी है। ऑर्डर ऑन अ सेट सेट एस ले रहे हैं हम यहाँ पे, इज ए बाइनरी रिलेशन या खाली रिलेशन भी कह सकते हैं, और इसे हम डिनोट कैसे करेंगे? लेस देन के सिंबल से। जो हमारी रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक्स हैं इसके अंदर भी इसे लेस देन ही के सिंबल से डिनोट किया गया है। विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? ट्राइकोटमी लॉ। सपोज करें कि हमारे पास सेट एस से बिलोंग करने वाले कोई से 2 एलिमेंट्स है ए एंड बी, तो फिर नेक्स्ट 3 कंडीशंस में से एक और सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होगी। ठीक हो गया? इसके आगे आप लिखेंगे देन एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज ट्रू, या वन एंड ओनली वन कंडीशन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सबसे पहली कंडीशन क्या है? ए लेस देन बी होगा। ठीक हो गया? सेकंड कंडीशन, ए इक्वल टू बी होगा। ठीक हो गया? तीसरी कंडीशन, बी लेस देन ए होगा। ठीक हो गया? इसको हम कहते हैं ट्राइकोटमी लॉ, जो कि आपने बहुत ही छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है, 6th ग्रेड और इससे नेक्स्ट क्लासेस में। सेकंड प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिविटी। सपोज करें कि अब हमने सेट एस से 3 एलिमेंट्स लिए हैं, ए बी एंड सी, और हमें गिवन है कि a लेस देन b है एंड b लेस देन c है, तो फिर a लेस देन c होगा। ठीक हो गया? तो ये था ऑर्डर ऑन अ सेट। एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं इस बाइनरी रिलेशन की? इसको इसके यूजुअल मीनिंग्स में भी यूज किया जा सकता है, यानी कि लेस देन के मीनिंग्स में। ठीक हो गया? और इसकी और भी एग्जांपल्स हैं। सेकंड एग्जांपल, इसको डिविजिबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस केस में a लेस देन b का मतलब होगा a डिवाइड्स b, b लेस देन a का मतलब होगा b डिवाइड्स a, a इज इक्वल टू b का मतलब होगा कि a डिवाइड्स इटसेल्फ। ठीक हो गया? इसी तरह से इसे
हम सबसेट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, और इस केस में ए और बी क्या हो जाएंगे, ये खुद बी सेट हो जाएंगे, ठीक है। और ए लेस देन बी का मतलब होगा सेट ए इज़ द सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक हो गया। और बी लेस देन ए का मतलब होगा बी इज़ द सबसेट ऑफ सेट ए, और ए इक्वल टू बी का मतलब होगा ए एंड बी आर आइडेंटिकल, इक्विवेलेंट नहीं आइडेंटिकल, ठीक हो गया। और इसी तरह से ये किसी स्टेटमेंट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन तमाम एग्जांपल्स को आगे हम अभी करेंगे, लेकिन पहले हम ऑर्डर सेट को डिफाइन कर लेते हैं। ऑर्डर सेट क्या है, ये एक ऐसा सेट है जिसके ऊपर कोई ना कोई ऑर्डर डिफाइन किया गया हो। तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ऑर्डर्ड सेट इज अ सेट ऑन विच देयर इज एन ऑर्डर डिफाइंड, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहली एग्जांपल, सपोज करें कि ए एंड बी ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स से बिलोंग कर रहे हैं। अब सेट एस की जगह हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्यू है, ठीक हो गया। और ए लेस देन बी का मतलब सपोज करें कि इट मीन्स दैट ए माइनस बी इज ए पॉजिटिव नंबर विच इज डेफिनेटली अ रैशनल नंबर, ठीक हो गया। तो फिर इस केस में ये जो सेट है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ये एक ऑर्डर्ड सेट हो जाएगा। इसको हम प्रूफ किस तरह से करेंगे, हमें किसी तरह से प्रूफ करना है कि ये वाला बाइनरी रिलेशन एक ऑर्डर को डिफाइन कर रहा है, ठीक हो गया। तो इसके लिए सपोज करें कि हमने ए और बी कोई से दो नंबर्स सेट ऑफ रैशनल नंबर्स से लिए। अब इनका डिफरेंस कंसीडर करें, ए माइनस बी। तीन पॉसिबिलिटीज हैं कि ये डिफरेंस या तो पॉजिटिव होगा, या ये डिफरेंस ज़ीरो के इक्वल होगा, या ये डिफरेंस नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर a माइनस बी पॉजिटिव है तो फिर इस स्टेटमेंट के मुताबिक a लेस देन b होगा, ठीक हो गया। तो फिर दिस इंप्लाइज दैट चूंकि a माइनस बी पॉजिटिव है तो फिर a इज लेस देन b, ठीक हो गया। अब ज़रा नोट करें कि यहाँ पर ये वाला लेस देन जो है अपने यूजुअल मीनिंग्स में नहीं लिया गया, ठीक है, इस स्टेटमेंट के मुताबिक। क्यों? क्योंकि अगर इसे अपने यूजुअल मीनिंग्स में लिया गया होता तो यहाँ से हमारे पास क्या आता, a इज़ ग्रेटर देन b। क्लियर हो गया। तो आगे चलते हैं, यहाँ से आपके पास क्या आएगा, a इज इक्वल टू b, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अगर आप दोनों साइड्स पर माइनस को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा माइनस a माइनस बी इज ग्रेटर देन ज़ीरो। याद रहे कि ये वाला जो ग्रेटर देन और ये लेस देन वाला साइन है ये यूजुअल है, ठीक है। अब ये चीज़ क्या बन जाएगी, b माइनस ए इज ग्रेटर देन ज़ीरो। अब इस स्टेटमेंट के मुताबिक ये क्या इंप्लाई करता है, दिस इंप्लाइज दैट b इज लेस देन a। अब हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज आ गई हैं, या तो a लेस देन b है, या b लेस देन a है, या a इक्वल टू b है, यानी कि ये ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। क्लियर हो गया, आसान सा था। अब इसी तरह से हमने ट्रांजिटिविटी भी प्रूव करवानी है, इसको हम ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी कहते हैं। अब इसके लिए हम सपोज करेंगे कि ए बी एंड सी ये तीनों सेट एस से बिलोंग करें, ठीक हो गया। और हमें गिवन है कि a लेस देन b है एंड b लेस देन c है। याद रहे कि ये चीज़ हमें गिवन है, तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला लेस देन इस वक्त यूजुअल सेंस में यूज़ नहीं किया जा रहा, ये इस स्टेटमेंट के सेंस में यूज़ किया जा रहा है। क्लियर हो गया। तो फिर इस स्टेटमेंट के मुताबिक a लेस देन b का क्या मतलब है कि a माइनस बी इज पॉजिटिव। क्लियर हो गया। और b लेस देन c का क्या मतलब है कि b माइनस सी इज
पॉजिटिव। ठीक, इसको आप बना लें इनइक्वालिटी 1 और इसको बना लें इनइक्वालिटी नंबर 2। अब आपने किसी तरह से यहाँ पर इस इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस b को ख़त्म करेंगे। ठीक, a माइनस बी प्लस बी, इसका एडिटिव इनवर्स यानी कि प्लस बी आपने क्या कर देना, दोनों तरफ ऐड कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a प्लस 0 यानी कि a ग्रेटर देन, यहाँ पे 0 प्लस बी दैट इज b। क्लियर हो गया। हम प्रूव क्या करना चाहते हैं, हम प्रूव करना चाहते हैं कि a इज लेस देन c, यानी कि स्टेटमेंट के मुताबिक a माइनस c को पॉजिटिव लाना चाहते हैं। ठीक है, a आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस c की एडिशन करेंगे, तो a प्लस माइनस c इज ग्रेटर देन b प्लस माइनस c, दोनों तरफ हमने माइनस c को ऐड कर दिया। ठीक हो गया। तो अब यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज a माइनस c इज ग्रेटर देन b माइनस c, और हमें पता है इनइक्वालिटी नंबर 2 के मुताबिक कि b माइनस c पॉजिटिव है, तो फिर दिस इज पॉजिटिव, जिसकी वजह से a माइनस c इज ऑल्सो पॉजिटिव। क्लियर हो गया। अब a माइनस c पॉजिटिव आया तो फिर इस स्टेटमेंट के मुताबिक a लेस देन c होगा। तो इसका मतलब है कि अगर हमें गिवन हो कि a लेस देन b है एंड b लेस देन c है, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, a इज लेस देन c। तो इसका मतलब है कि ये वाला बाइनरी रिलेशन इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, जिसकी वजह से ये एक ऑर्डर है, और इसी वजह से ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एक ऑर्डर्ड सेट है, क्योंकि इसके ऊपर ये वाला ऑर्डर डिफाइन किया गया। ठीक हो गया। एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप एक सेट के ऊपर बहुत सारे ऑर्डर्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से एक ही ऑर्डर को आप बहुत सारे सेट्स के ऊपर डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कन्वर्सली भी ये चीज़ ट्रू है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल नंबर 2, सपोज करें कि हमारे पास किसी सेट S का पावर सेट P ऑफ S गिवन है। आपको मालूम है कि ये सेट S के तमाम सबसेट्स का एक सेट है। सपोज करें कि हमने इस सेट में से कोई से दो सेट्स लिए हैं A एंड B, तो फिर डेफिनेटली A एंड B भी सेट S के कोई ना कोई सबसेट होंगे। ठीक हो गया। अब आप सपोज करें कि A लेस देन B में ये बाइनरी रिलेशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि A लेस देन B से मुराद A इज़ द सबसेट ऑफ सेट B है। ठीक हो गया। तो फिर ये वाला सेट एक ऑर्डर्ड सेट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी को चेक करना है कि क्या ये फुलफिल हो रही है या नहीं। अगर हम सेट S में से कोई सेट P ऑफ S में से कोई से दो सेट्स लेते हैं A एंड B, तो फिर तीन पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं। या तो A सेट B का सबसेट होगा, या तो ये दोनों आइडेंटिकल होंगे, या सेट B जो है वो सेट A का सबसेट होगा। तो यानी कि A लेस देन B होगा, A इक्वल टू B होगा, या B लेस देन A होगा, यानी कि ट्राइकोटमी लॉ यहाँ पर एविडेंटली फुलफिल हो रही है। सेकंड प्रॉपर्टी यानी कि ट्रांजिटिविटी, इसको चेक करते हैं। अब हम सपोज करेंगे कि हमारे पास सेट P ऑफ S में से तीन सेट्स गिवन है A, B एंड C, और हमें यह भी गिवन है कि A इज लेस देन B है एंड B इज लेस देन C है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि A इज द सबसेट ऑफ सेट B है एंड B इज द सबसेट ऑफ सेट C है। बेसिक सेट थ्योरी के मुताबिक अगर कोई सेट किसी दूसरी सेट का सबसेट है और ये दूसरे वाला सेट किसी तीसरे सेट का सबसेट है, तो फिर पहले वाला सेट भी तीसरे सेट का सबसेट होगा। ठीक हो गया। तो इट मीन्स दैट A इज द सबसेट ऑफ सेट C। ठीक, एंड दिस इंप्लाइज A इज लेस देन C। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ट्रांजिटिविटी भी होल्ड कर रही है। तो इससे मतलब हुआ कि ये वाला बाइनरी रिलेशन एक ऑर्डर है और इसी वजह से P ऑफ S एक ऑर्डर्ड सेट है।
क्लियर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, सपोज दैट A and B belong to the set of natural numbers, जिसको आप set of positive integers भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। और ये सपोज करें कि A लेस देन B से मुराद A डिवाइड्स B है। ठीक है, A डिवाइड्स B का मतलब है कि अगर आप B को A के साथ डिवाइड करते हैं तो फिर आपका रिमाइंडर जो है वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक हो गया, यानी कि B जो है वो A से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अगर आपने नंबर थ्योरी थोड़ी सी पढ़ी हुई है तो फिर आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। हमने प्रूफ करना है कि ये वाला बाइनरी रिलेशन एक ऑर्डर है, जिसकी वजह से ये Z प्लस एक ऑर्डर्ड सेट है। ठीक हो गया। अब इसके लिए हमें ये दोनों प्रॉपर्टीज़ दोबारा से प्रूफ करनी है। सबसे पहले नोट करें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में जो एलिमेंट्स गिवन है 1 2 3 4, इनको किसी ना किसी नेचुरल नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। 1 को देखें, इसको 1 के साथ कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है। 2 को 1 के साथ भी किया जा सकता है, 2 के साथ भी कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है। 3 जो है वो 1 एंड 3 के साथ, 4 जो है वो 1 2 4, इसी तरह से 5 6 वगैरह भी कंप्लीटली डिवाइड किए जा सकते हैं दूसरे पॉजिटिव इंटीजर्स या दूसरे नेचुरल नंबर्स से। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर A और B हम कोई से भी पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर लें तो फिर पहली पॉसिबिलिटी है कि A जो है वो B को डिवाइड करेगा। ठीक हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि या तो B A को डिवाइड करेगा। ठीक हो गया। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये दोनों नंबर्स आइडेंटिकल होंगे। ठीक हो गया, क्लियर हो गया, यानी कि A जो है वो खुद A को डिवाइड करेगा। उस केस में ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी। क्लियर हो गया। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है A इज़ लेस देन B, ये A इक्वल टू B एंड ये B इज़ लेस देन है, यानी कि ट्राइकोटमी लॉ यहाँ पर होल्ड कर रहा है। ठीक हो गया। बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पर ट्रांजिटिविटी भी शो कर सकते हैं। अब सपोज करें A एंड B एंड C ये तीनों की तीनों सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स यानी कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स से बिलोंग करें। ये भी सपोज करें कि A लेस देन B है एंड B लेस देन C है। तो इसका मतलब हुआ कि A डिवाइड्स B है एंड B डिवाइड्स C है, ये हमें गिवन है। बेसिक थ्योरम नंबर थ्योरी का इस्तेमाल करें तो ये कंडीशन क्या इंप्लाई करती है? दिस इंप्लाइज दैट A डिवाइड्स C। इसको मैं आप एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नोट करें 2 4 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, 2 डिवाइड्स 4। इसी तरह से 4 8 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। ठीक है, क्या 2 8 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, 8 को आप 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि अगर 2 4 को डिवाइड कर रहा है और 4 8 को डिवाइड कर रहा है तो फिर 2 जो है वो 8 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इससे ये वाली चीज़ जस्टिफाई हो जाती है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इट मीन्स दैट A इज़ लेस दैन C एंड हैंस द ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी इज प्रूव्ड। ठीक हो गया। पहली एग्जाम्पल मैंने ली थी वॉल्टर रूदन की बुक से। बाकी 2 एग्जाम्पल्स जो हैं वो मैंने अरविंद क्रेसिक की जो फंक्शनल एनालिसिस की बुक है उसके चैप्टर नंबर 4 से मैंने ली है। ठीक है, वहाँ पे पार्शियल ऑर्डरिंग को डिफाइन किया गया है। बहरहाल ये वाली एग्जांपल्स जो हैं यहाँ पर भी होल्ड करती हैं। ठीक है, होपफुली आपको इनकी समझ आ गई होगी। अब मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, या आपने खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम्पल नंबर 4, ये मैं क्रेसिक की एक्सरसाइज से दे रहा हूँ। सपोज करें कि हमारे पास एक सेट है M और इस सेट के एलिमेंट्स किस फॉर्म में हैं? ऑर्डर्ड n टपल्स की फॉर्म में है। ठीक है, यानी कि अगर इसका एक एलिमेंट x ले लेते हैं तो वो क्या होगा? x1 x2 अप टू सो ऑन टू xn। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर दूसरा एलिमेंट y लेते हैं, ये क्या होगा? सपोज करें ये y1 y2 एंड अप टू सो ऑन टू yn होंगे।
ठीक हो गया। अगर ये वेक्टर स्पेस है तो फिर ये क्या होंगे, n डायमेंशनल वेक्टर्स होंगे। क्लियर हो गया। अब सपोज करें कि x लेस देन y से मुराद क्या है। x लेस देन y से मुराद ये है कि xi जो है वो लेस देन yi है फॉर ऑल i इक्वल टू 1 2 एंड अप टू सो ऑन टू n। ठीक है, यानी कि x1 लेस देन y1 है, x2 लेस देन y2 है। तो फिर इस कंडीशन में ये चीज़ इस सेट के ऊपर एक ऑर्डर डिफाइन करती है, जिसकी वजह से ये सेट क्या बन जाता है, एक ऑर्डर सेट बन जाता है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, होपफुली आप कर लेंगे। आगे चलते हैं, अब हम फील्ड्स को डिफाइन करेंगे। फील्ड क्या होता है, कट। आगे चलते हैं, अब हम फील्ड को डिफाइन करेंगे। फील्ड क्या है, फील्ड एक सेट है, सेट F, जिसके ऊपर हम दो बाइनरी ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। पहला ऑपरेशन है एडिशन एंड दूसरा ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम डॉट से डिनोट करेंगे। ठीक हो गया। और इस सेट F के एलिमेंट्स कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे। उन प्रॉपर्टीज को फील्ड एक्सियम्स कहा जाता है। ठीक है, तो आपने लिखना है कि फील्ड इज अ सेट F with two binary operations. One is the operation of addition plus and the other is the operation of multiplication which satisfy the following properties. ठीक हो गया। कुछ बुक्स के अंदर इस फील्ड को इस ऑर्डर्ड ट्रिपल के थ्रू भी डिनोट किया जाता है। बहरहाल आपने इसके थ्रू नहीं डिनोट करना। जैसा कि आप मैट्रिक स्पेसेस में क्या डिनोट किया करते हैं, मैट्रिक स्पेस को एक्स डी से, डी आपका मैट्रिक ऑन द स्पेस एक्स है। ठीक हो गया। बिल्कुल इसी तरह से फील्ड को इस ऑर्डर ट्रिपल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अच्छा, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को ये सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। टोटल 11 प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक हो गया। ये भी आपने सारी की सारी 11 की 11 प्रॉपर्टीज आपने छोटी क्लासेस में सीखी हैं। क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन क्या है, अगर A एंड B सेट F से बिलोंग करें तो फिर इनकी एडिशन यानी कि A प्लस B ये भी किससे बिलोंग करेगी, सेट F से बिलोंग करेगी। और हम कहते हैं कि इस केस में सेट F इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। दूसरी प्रॉपर्टी है क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज को मैं इधर एक ही जगह डाल रहा हूं। इसमें भी अगर A एंड B सेट F से बिलोंग करें तो फिर इनकी प्रोडक्ट A डॉट B ये भी सेट F से बिलोंग करेगी, यानी कि सेट F इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी जो कि तीसरी है वो क्या है, एसोसिएटिव लॉ। या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, ये क्या है, अब सपोज करें कि हमारे पास सेट F में से 3 एलिमेंट्स हमने लिए हैं, तो फिर A प्लस B प्लस C, यानी कि A के अंदर हमने किसको ऐड किया है, B प्लस C को, ये किसके इक्वल होगा, A प्लस B प्लस C। यानी कि अब A प्लस B के अंदर हम क्या ऐड करें, C को ऐड करें। ठीक हो गया। ऑर्डर को, ब्रैकेट्स के ऑर्डर्स को ज़रा गौर से देख लें। ठीक हो गया। इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करेगा यहाँ पर, यानी कि A मल्टीप्लाइड विद B मल्टीप्लाइड विद C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड विद B मल्टीप्लाइड विद C। ठीक हो गया। ये चीज़ें आपको पहले से आती हैं। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हो गई हैं। 5वीं प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी।
ठीक हो गया। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी इस सेट F का ऐसा एलिमेंट है जिसको इस सेट के किसी भी एलिमेंट में ऐड किया जाए तो वापस वही एलिमेंट हमारे पास आएगा। ठीक है, इसको हम E1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, E1 आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है और सपोज करें कि सेट F से आपने कोई दूसरा एलिमेंट A लिया। अगर ये एडिटिव आइडेंटिटी है तो फिर इसका मतलब होगा कि अगर A के अंदर E1 को ऐड किया जाए तो हमारे पास वापस क्या आएगा? A आएगा। क्लियर हो गया? डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी के मुताबिक। बिल्कुल इसी तरह से E1 के अंदर अगर A को ऐड किया जाए तो फिर भी हमारे पास A आएगा। क्लियर हो गया? सेट ऑफ रियल नंबर्स के केस में एडिटिव आइडेंटिटी क्या बनेगी? 0 बनेगी, यानी कि E1 इज इक्वल टू 0 होगा। इसी तरह से सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के केस में भी एडिटिव आइडेंटिटी क्या बनेगी? 0 बनेगी। क्लियर हो गया? इसके बाद आ जाती है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्या है? ये एक ऐसा नंबर है सेट F से बिलोंग करने वाला, ऐसा नंबर है कि जिसे आप किसी भी एलिमेंट ऑफ F के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर वापस आपके पास वही एलिमेंट आएगा। ठीक हो गया? तो इसको आप E2 से डिनोट कर लें। ठीक है, ये आपकी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। या तो इसको अगर E करते हैं, इसको E स्टार कर दें। ठीक है, सपोज करें कि F में से हमने एक एलिमेंट लिया है तो फिर डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के मुताबिक A को अगर E2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वापस C आएगा। ठीक है, या E2 को A के साथ मल्टीप्लाई करें तो वापस A आएगा। क्लियर हो गया? सेट ऑफ रियल नंबर्स या सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के केस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या बनती है? 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वापस वही नंबर आता है। ठीक हो गया? तो ये हो गई आपकी 6 प्रॉपर्टीज। आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7, एडिटिव इनवर्स। सेट F के किसी एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स एक ऐसा एलिमेंट ऑफ F है कि जिसको उस एलिमेंट में अगर ऐड किया जाए तो फिर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आएगी। क्लियर हो गया? यानी कि सपोज करें कि A सेट F से बिलोंग कर रहा है, इसका एडिटिव इनवर्स जिसको हम A स्टैरिस्क से यहाँ पर डिनोट करेंगे, ये सेट F का ऐसा एलिमेंट है कि A के अंदर अगर इस इनवर्स को ऐड करें जो कि A का इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स, तो रिजल्ट क्या आएगा? एडिटिव आइडेंटिटी E1। क्लियर हो गया? बिल्कुल इसी तरह से अगर A स्टैरिक के अंदर A को ऐड किया जाए तो फिर आपके पास दोबारा से एडिटिव आइडेंटिटी E1 आएगी। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स या सेट ऑफ रियल नंबर्स के केस में किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? उसी नंबर की नेगेशन। ठीक हो गया? यानी कि 5 का एडिटिव इनवर्स -5 होगा। ठीक हो गया? बिल्कुल इसी तरह से -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसी की नेगेशन कर दें, यानी कि 5। क्लियर हो गया? तो 5 और -5 एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस हैं। ठीक हो गया? आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इस सेट F के किसी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा एलिमेंट ऑफ F होगा कि जिसको उस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर आपके पास क्या रिजल्ट आए? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, लेकिन वो एलिमेंट क्या होना चाहिए? एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया करता। तो सपोज करें कि A सेट F से बिलोंग कर रहा है वेयर A is not equal to additive identity। क्लियर हो गया? तो फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जिसको हम A इनवर्स से डिनोट करेंगे, ये सेट F का ऐसा एलिमेंट है कि जिसे आप A के साथ मल्टीप्लाई करें या A को जिसके साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक हो गया? तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि E2।
ठीक हो गया। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स या सेट ऑफ रियल नंबर्स के केस में किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, उसी नंबर का रेसिप्रोकल। ठीक हो गया, जैसे 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 1/5 एटसेट्रा। ठीक है। 0 जो है वो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और सेट ऑफ रियल नंबर्स के केस में, और इसका इन्वर्स क्या बनेगा 1/0 जो कि इन्फिनिटी बनेगा, और इन्फिनिटी जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में इंक्लूडेड नहीं है, एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम में इंक्लूड है। तो इसका मतलब हुआ कि वो इससे बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए हम इसको एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल लिया ही नहीं करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये तो 8 प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। 9th प्रॉपर्टी क्या है? 9th प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ भी कह सकते हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। सपोज करें ए और बी सेट ऑफ से बिलोंग करें, तो फिर ए प्लस बी का सम ए और बी का सम बी और ए के सम के इक्वल होगा। ठीक हो गया, यानी कि ए प्लस बी प्लस ए के इक्वल होगा। ठीक हो गया, तो ये था आपका कम्यूटेटिव लॉ। अच्छा, अब इसके बाद कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये 10th प्रॉपर्टी है। ए मल्टीप्लाइड विद बी मल्टीप्लाइड विद ए के इक्वल होगा। ठीक हो गया। जिन स्टूडेंट्स को ग्रुप्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, ग्रुप थ्योरी थोड़ी बहुत पढ़ी है, तो वो फील्ड को शॉर्टकट के तौर पे कैसे याद कर सकते हैं। नोट करें, एडिशन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लोजर लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, एडिटिव आइडेंटिटी है, और इसके बाद एडिटिव इन्वर्स और कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इनको ज़रा देखें। इनसे हमें क्या पता चल रहा है कि ये सेट एफ जो है ये एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन है, एडिटिव एबिलियन ग्रुप है। बिल्कुल इसी तरह से ये मल्टीप्लिकेटिव एबिलियन ग्रुप भी है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी फील्ड मल्टीप्लिकेटिव एबिलियन ग्रुप भी होगा और एडिटिव एबिलियन ग्रुप भी होगा। क्लियर हो गया। फाइनल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 11 है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब ये लॉ क्या कहता है, सपोज करें कि ए बी एंड सी सेट एफ के एलिमेंट्स हैं, तो फिर ए मल्टीप्लाइड विद बी प्लस सी किसके इक्वल होगा, ए मल्टीप्लाइड विद बी प्लस ए मल्टीप्लाइड विद सी। ठीक हो गया। इसमें आप देख सकते हैं कि एलिमेंट ए जो है वो इसकी मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ओवर दिस एडिशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड, और इसको हम क्या कहते हैं, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इसी तरह से राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड विद सी क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाइड विद सी प्लस बी मल्टीप्लाइड विद सी। ठीक हो गया, तो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं। ठीक हो गया। तो फील्ड क्या होता है, फील्ड एक ऐसा सेट है जो अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप है और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी एबिलियन ग्रुप है, और उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करता है। ठीक हो गया। होपफुली आपको इन प्रॉपर्टीज़ की समझ आ गई होगी। अब इसकी मैं एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ। 2 एग्जांपल्स हैं फील्ड्स की, वो है सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। आप आसानी से देख सकते हैं कि इनके एलिमेंट्स इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं, और ये मैंने साथ साथ आपको बताया भी है। अब जो सेट्स फील्ड्स नहीं है उनकी क्या क्या एग्जांपल्स हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये क्यों फील्ड नहीं है, काफ़ी सारी रीजंस है। एक मैं बताऊंगा, बाकी आपने बतानी है। एक रीज़न ये है कि इसके पास एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, यानी 0 इससे बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक हो गया, तो इसी वजह से ये फील्ड भी नहीं है। इसी तरह से z प्लस भी फील्ड नहीं है, z माइनस यानी सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स भी फील्ड नहीं है। ठीक हो गया, तो ये कुछ एग्जांपल्स थी, और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं और वो कमेंट्स में आप बता भी सकते हैं। इसके बाद अब हम आगे जाएंगे, आगे चलते हैं। अब हम ऑर्डर्ड फील्ड्स को डिफाइन करेंगे। ऑर्डर्ड फील्ड क्या होता है, ये एक फील्ड होता है,
फील्ड एफ जिसके ऊपर कोई ऑर्डर डिफाइन किया गया होगा लेस देन, और इसके अलावा ये दो मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। याद रहे कि ये फील्ड है तो फिर 11 प्रॉपर्टीज़ ऑफ फील्ड यानी फील्ड एक्सियम्स को सेटिस्फाई करेगा और दो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्डर को भी सेटिस्फाई करेगा। 13 ये होगी और दो एडिशनल है। इनमें से पहली कौन सी है? पहली है कैंसलेशन लॉ, यानी कि अगर ए बी एंड सी ये तीनों सेट एफ से बिलोंग करें और अगर a लेस देन b है देन a प्लस सी लेस देन b प्लस सी होगा। ठीक हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर a b c ये तीनों भी सेट f से बिलोंग करें और अगर c ग्रेटर देन 0 है एंड अगर a लेस देन b है तो फिर a मल्टीप्लाइड विद c ये लेस देन b मल्टीप्लाइड विद c होगा। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो फिर अगर आपका फील्ड जिसके ऊपर कोई ऑर्डर डिफाइन किया गया है इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो फिर वो एक ऑर्डर्ड फील्ड होगा। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल्स हैं इसकी सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, वो आप बहुत आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं, हम कुछ रिजल्ट्स यहाँ से ड्रॉ करते हैं। थ्योरम की फॉर्म में आपकी बुक्स में गिवन है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको थ्योरम के तौर पे नहीं लूँगा। इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, इनमें से कुछ को मैं प्रूफ भी कर दूँगा। सपोज करें कि हमारे पास f एक ऑर्डर्ड फील्ड है, ठीक है। तो फिर नंबर 1, if a and b belong to the set f then minus a is greater than minus b if and only if a is less than b। ठीक है, यानी कि अगर a लेस देन b था, आपने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो फिर ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक हो गया, और ये कन्वर्सली भी होल्ड करेगी इफ एंड ओनली इफ की वजह से। दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा रिजल्ट, ये सारे के सारे आपने पहले से पढ़े हुए। अगर a सेट f से बिलोंग कर रहा है और अगर a 0 के इक्वल नहीं है तो फिर a का स्क्वायर क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा। चाहे a नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इसका स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर a 0 है तो फिर इसका स्क्वायर भी 0 होगा। आगे चलते हैं, रिजल्ट नंबर 3। अगर a प्लस बी इक्वल है b प्लस सी के, तो इसका मतलब हुआ कि a और c आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक हो गया। चौथी प्रॉपर्टी, अगर a प्लस बी किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है, तो फिर इसका मतलब होगा कि a जो है वो माइनस बी के इक्वल है। अच्छा, ये सब चीज़ें हमें पता है और हम इनको यूज़ किया करते हैं इक्वेशंस वगैरह को सॉल्व करने के लिए या कुछ और सॉल्यूशंस करने के लिए, ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि ये सारे के सारे जो हम रिजल्ट्स डिराइव कर रहे हैं वो हम इन डेफिनेशंस के थ्रू डिराइव कर रहे हैं जो अभी हमने की हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रॉपर्टी नंबर 5, माइनस टाइम्स माइनस से किसके इक्वल होगा? a के इक्वल होगा। ठीक हो गया। 7th प्रॉपर्टी, जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, वो ये कि एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये सारे के सारे क्या होंगे? यूनिक होंगे। ठीक हो गया। मैं इनमें से कोई से दो आपको प्रूव करके दे देता हूँ, पहले वाला, ठीक है, और आखिरी वालों में से
एक मैं एडिटिव आइडेंटिटी का करा देता हूँ और एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का क्या करवा देता हूँ। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट को प्रूफ करने से पहले ज़रा एक चीज़ नोट करें और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि यहाँ पर -a ग्रेटर देन -b लिखा हुआ है, बुक के अंदर भी ऐसे लिखा हुआ था। बहरहाल बहुत बेहतर होगा कि आप इसको -b लेस देन -a लिखें। और इसी तरह से ऑर्डर्ड फील्ड की डेफिनेशन में जहाँ पे मैंने c इज़ ग्रेटर देन 0 लिखा है, वहाँ पर 0 लेस देन c लिखें। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली ये सिंबल जो है वो हमारे ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया, और हमें पता है कि ये ऑर्डर जो है इसके यूजुअल सेंस में यानी कि लेस देन में भी यूज़ किया जा सकता है और बाकी सेंसेस में भी यूज़ किया जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था। ठीक है, तो फिर इस ऑर्डर सिंबल के साथ कंपैटिबल रहने के लिए हम क्या करेंगे कि लेस देन ही का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे मैंने ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया था वहाँ पर आप इनको थोड़ा रिवर्स करके लिखें। क्लियर हो गया? अच्छा, अब प्रूफ करते हैं पहले पार्ट का। प्रूफ इसका आसान सा है। पहले हम सपोज करेंगे कि a लेस देन b है। ठीक हो गया, अब एक चीज़ नोट करें कि -a किसका एलिमेंट है? सेट f का। क्यों? क्योंकि f फील्ड है। ठीक हो गया, और इसी तरह से -b भी इसका एक एलिमेंट है। ठीक हो गया, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? -a प्लस -b। -a और -b अगर सेट f के एलिमेंट्स हैं तो फिर क्लोजर लॉ के मुताबिक इनकी जो एडिशन है वो भी सेट f से बिलोंग करेगी। ठीक हो गया, तो फिर अभी जो हमने प्रॉपर्टीज़ सीखी थी ऑर्डर्ड फील्ड की, इनमें से जो पहली प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन लॉ, उसके मुताबिक ये चीज़ हमें क्या इम्प्लाई करती है? a प्लस फील्ड का तीसरा एलिमेंट, और वो तीसरा एलिमेंट क्या ले रहे हैं हम? ये वाला -a -b। ठीक हो गया, तो ये लेस होगा b प्लस -a -b, और यहाँ पर आपने मेंशन करना कि वी आर यूजिंग हियर द कैंसिलेशन लॉ। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर आप एसोसिएटिव लॉ लगाएं, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी? यहाँ से ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो गया, और इसी तरह से यहाँ पर आपने क्या करना है? यहाँ पर आपने कम्यूटेटिव लॉ यूज़ करना है। कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर यूज़ करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? -b प्लस -a। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे क्योंकि f एक फील्ड है। तो फिर इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हैं? -b -a। ठीक हो गया, और साथ में अगले स्टेप में आप बताएंगे कि ये हमने यहाँ पर कौन सा लॉ यूज़ किया। ठीक हो गया, अब यहाँ पर आपने क्या करना है? एसोसिएटिव लॉ लगा लेना है, साथ साथ मेंशन करते जाना है। बहुत सारे स्टेप्स में आपको एक ही बार में बताता जा रहा हूँ, आपने एक एक करके लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा? a -a, चूँकि a और -a एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस हैं, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, 0 -b। ठीक हो गया, लेस देन यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 -a। ठीक हो गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ प्रूफ होगी? यहाँ से हमारे पास प्रूफ है 0 -b आ गया और लेस देन -a। ठीक हो गया, बुक के अंदर जो एडिटिव आइडेंटिटी है उसको 0 से डिनोट किया गया। ठीक है, और यहाँ पे मेंशन भी किया गया वहाँ पर कि इट इज़ डिनोटेड बाय 0, और हमने यहाँ पर किसी से डिनोट कराया था? E1 से डिनोट कराया था, तो इसलिए आप यहाँ पर E1 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आगे मेंशन करेंगे कि E1 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द फील्ड F। ठीक हो गया, तो E1 प्लस -b किसके इक्वल हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी -b के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से ये चीज़ माइनस से हो जाएगी। तो सब चीज़ें प्रॉपर आप लिखेंगे, तभी जाके आपको पूरे नंबर्स मिलेंगे। क्लियर? तो ये चीज़ हमने प्रूव कर लिया है कि अगर a लेस देन b है तो फिर -b जो है वो क्या होगा? लेस देन -a होगा। ठीक है, ये प्रूव कर लिया। कन्वर्स पार्ट आपने इसका खुद ही से प्रूफ कर लेना। थोड़ा सा मैं आपको करवा कर दे देता हूँ, बाकी सारा आपने खुद करना है। तो कन्वर्सली सपोज करें कि -b जो है वो लेस देन -a है।
ठीक हो गया। अब क्या करें, यहाँ पर आप दोनों तरफ एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड कर लें। ठीक हो गया। और इसके बाद आप इसके ऊपर एडिटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, a प्लस माइनस ए। ठीक है, 0 के इक्वल, यानी एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। यहाँ पर भी आइडेंटिटी जो आप E1 रख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर माइनस ए और यहाँ पर आप b प्लस माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। और फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसको और इसको इकट्ठा कर देना, यानी एसोसिएटिव लॉ लगाना है। एसोसिएटिव लॉ लगा लेना है और यहाँ पर भी आपने एसोसिएटिव लॉ लगा लेना है। ठीक हो गया। और फिर इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर आपके पास रह जाएगा a माइनस बी। ठीक, a माइनस बी, एसोसिएटिव लॉ लगाने के बाद अब आप कम्यूटेटिव लॉ लगा रहे हैं और आगे आ जाएगा प्लस ए। ठीक हो गया। लेस देन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस ए माइनस बी प्लस बी। यहाँ पर भी आपने एसोसिएटिव लॉ के बाद कम्यूटेटिव लॉ लगाया। ठीक हो गया। और एंड में आपने किसी तरह से प्रूव करना है कि माइनस बी प्लस ए जो है वो लेस देन माइनस बी प्लस बी है। क्लियर हो गया। और फिर यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा, जब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ प्लस बी को ऐड करेंगे, माइनस बी के एडिटिव इनवर्स को, तो आपके पास यहाँ पर 0 प्लस ए आ जाएगा। और यहाँ पर भी आपने राइट साइड पे b को ऐड किया हुआ है, तो फिर आपके पास 0 प्लस बी आ जाएगा जो कि b के इक्वल है। 2-3 स्टेप्स मैंने छोड़ दिए, खुद ही आपने सोचना कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पर यूज़ की हुई हैं। ठीक हो गया। तो इसके साथ ही ये वाला पार्ट प्रूफ हो जाता है। ठीक, अब मैं आपको यहाँ से कोई पार्ट करके दे देता हूँ। सपोज करें कि हमारे पास f एक ऑर्डर्ड फील्ड है, तो हमने ये प्रूफ करना है कि इस ऑर्डर्ड फील्ड की एडिटिव आइडेंटिटी यूनिक है। प्रूफ किस तरह से करेंगे, हम सपोज करेंगे कि इस ऑर्डर्ड फील्ड f के पास 2 एडिटिव आइडेंटिटीज़ हैं और फिर एंड में किसी तरह से प्रूफ करेंगे कि ये दोनों एडिटिव आइडेंटिटीज़ इक्वल हैं। इसके साथ ही ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक हो गया। तो सपोज करें कि E1 दैट बिलोंग्स टू f इज़ एन एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ f, और इसी तरह से E1 बार भी जो कि इसी सेट f से बिलोंग कर रहा है, ये भी इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। तो फिर अगर हम कोई सा भी एलिमेंट ऑफ f लेते हैं, एलिमेंट a, इसके अंदर अगर E1 ऐड करें तो फिर क्या रिजल्ट आएगा, a आएगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। और इसी डेफिनेशन के मुताबिक अगर a के अंदर ये वाली एडिटिव आइडेंटिटी ऐड करें तो फिर भी वापस क्या आएगा, a आएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ से आता है a प्लस E1 इज इक्वल टू a प्लस E1 बार। क्लियर हो गया। अब आप क्या करें, दोनों तरफ लेफ्ट साइड पर a का एडिटिव इनवर्स ऐड करें। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपने नेक्स्ट स्टेप में a का एडिटिव इनवर्स a स्टैरिक ऐड किया। ठीक हो गया। और यहाँ पर भी आपने a स्टैरिक को ऐड किया। ठीक है, लेफ्ट साइड से। और इसके बाद आप एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद एडिटिव इनवर्स वाली डेफिनेशन इस्तेमाल करें, इसको इसके अंदर ऐड करें तो फिर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगा, यानी E1। ठीक है, और इधर भी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक हो गया। यानी कि E1 की जगह आप E1 बार भी ले सकते हैं क्योंकि वो भी एडिटिव आइडेंटिटी है। अब ये चीज़ हमें क्या बता रही है, ये वाला स्टेप, E1 चूंकि एडिटिव आइडेंटिटी है, इसको किसी भी एलिमेंट ऑफ E1 के अंदर, इसको किसी भी एलिमेंट ऑफ F के अंदर ऐड करें तो वापस वही एलिमेंट आएगा, यानी कि E1 ही वापस आएगा। इसी तरह से E1 बार भी चूंकि एडिटिव आइडेंटिटी है, इसको भी किसी भी एलिमेंट ऑफ F के अंदर ऐड करें तो वापस वही एलिमेंट आ जाएगा, यानी कि E1 बार आ जाएगा। तो यहाँ से क्या प्रूफ हुआ कि ये एडिटिव आइडेंटिटी यूनिक होनी चाहिए, यूनिक होगी। क्लियर हो गया। सो इसके साथ ही ये थ्योरम प्रूफ हो जाता है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के केस में भी बिल्कुल यही स्टेप्स रिपीट करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के निशान आते रहेंगे। एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के प्रूफ्स भी आप लोगों ने खुद कर लें। आखिर में मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट करवाऊंगा,
इसको हम काफ़ी दफ़ा आगे भी यूज़ करेंगे और इससे अगला चैप्टर नंबर 2 में भी काफ़ी दफ़ा इसको यूज़ करेंगे, तो इसलिए इसको आपने ज़रा गौर से समझने की कोशिश करना है। इसकी स्टेटमेंट है कि इफ़ 0 is less than or equal to a is less than epsilon for every epsilon greater than 0 then a is equal to 0। स्टेटमेंट समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर a नॉन नेगेटिव है यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन से छोटा है, तो फिर इसका मतलब है a 0 के इक्वल है। क्लियर हो गया? प्रूफ करते हैं। प्रूफ आसान सा है। तो हम कॉन्ट्रेरिली सपोज करेंगे कि a 0 के इक्वल नहीं है, तो फिर एक पॉसिबिलिटी है कि a पॉजिटिव होगा। ठीक हो गया? अगर a पॉजिटिव है तो फिर इसका क्या मतलब है कि ये अपने हाफ से बड़ा होगा। a इज़ ग्रेटर देन हाफ ऑफ a। सपोज करें कि हाफ ऑफ a जो है वो किसके इक्वल है? एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास एक ऐसा रियल नंबर एप्सिलॉन नॉट आ गया कि जिससे a क्या है? बड़ा है, या जो a से छोटा है। तो इससे इस वाले हाइपोथेसिस में कंट्राडिक्शन आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये हाइपोथेसिस क्या था कि a हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 से छोटा है, जबकि अगर हम a को 0 के इक्वल अगर सपोज ना करें तो फिर हमारे पास एक ऐसा रियल नंबर ऐसा आ जाता है कि जिससे a क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, यानी कि इस हाइपोथेसिस में कंट्राडिक्शन आ जाती है। क्लियर हो गया? होपफुली आपको इस सिंपल से थ्योरम की प्रूफ की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।